नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज आप लोगों को एक्सिस इंस्टीट्यूट के तरफ से मैकेनिकल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपका जेएसएससी 2016 में पूछे गए थे, पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव आज आपको कराने जा रहा हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपको पूछा गया था। और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखते हुए, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम मोस्ट ऑफ द हीट जनरेटेड इन आईसी इंजन इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। आपको पूछा गया, सपोज एक आपका आईसी इंजन है, उस आईसी इंजन में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पूछा जा रहा है, कहां से कहां तक आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग तक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आईसी इंजन का एक सिलेंडर, ये आपका आईसी इंजन का सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पिस्टन हो गया, यहाँ पे आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग में आपका हीट का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा मोड से आपको हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कंडक्शन ओनली, सेकेंड ऑप्शन में है कन्वेक्शन ओनली, थर्ड ऑप्शन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है रेडिएशन ओनली। तो इसका आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन ओनली। बट एक्चुअल में अगर इसको देखा जाए तो इस आईसी इंजन में आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों होते हैं, जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों होंगे। बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेडिएशन ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, जो कि आपको पूछा गया है ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इफ 1 kg ऑफ वाटर इज इन सस्पेंशन विद 39 kg ऑफ ड्राई स्टीम। तो यहाँ पे आपका क्लियर दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ लिक्विड उसको बोल सकते हैं, जो कि आपका 1 kg है। मास ऑफ वेपर आपका दिया हुआ है 39 kg। अब आप यहां से देखिए फॉर्मूला में अगर इसको पुट करते हैं तो मास ऑफ वेपर का वैल्यू कितना है, 39, मास ऑफ वेपर 39 प्लस मास ऑफ लिक्विड 1 kg। तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल कितना हो गया, 39/40। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.975 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मिलता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.97। अब अगर हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व अगर बनाते हैं, तो सपोज हम लोग प्योर वाटर को अगर कंसीडर करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये सैचुरेटेड लिक्विड, तो यहाँ पे ड्राइनेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। तो इस कर्व में आपका x का वैल्यू कितना होता है, 1। x क्या है आपका, ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रीजन में x का वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आपका एक हीट इंजन से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक हीट इंजन सबसे पहले बनाते हैं। देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एक हीट इंजन के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग हीट इंजन ड्रॉ करते हैं। अब हीट इंजन है तो पावर आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्परेचर आपका सिंक का दिया हुआ है। ये आपका सिंक हो गया, ये आपका क्या होगा, सोर्स। अब यहाँ सिंक का टेम्परेचर T लोअर, जो कि आपका दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जितना भी टेम्परेचर है वह आपका केल्विन में होना चाहिए। तो ये
27 प्लस 273, ये हमने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, जो कि 300 केल्विन आ गया। इंजन का एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, यानी कि एफिशिएंसी इक्वल टू 0.1। आपको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना है, टी हायर कैलकुलेट करना है। तो यहां से आप देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 300 केल्विन डिवाइडेड बाई टी हायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टी लोअर का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0. माइनस 0.9 इज इक्वल टू माइनस 300 बाई टी एच, यानी कि टी एच इज इक्वल टू 300 बाई टी एच इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1000 बाई 3, यानी कि 333 पॉइंट समथिंग केल्विन। अब यहाँ पे आपको आंसर जो दिया हुआ है वो आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको यहाँ पे वैल्यू मिला है केल्विन में। आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए क्या करेंगे, 333.3 माइनस 273, तो ये आपका 60 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है पूछा गया था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका देखिए सिंपल फिर से एक्सपेंड कर देते हैं। ये आपका हीट इंजन दिया हुआ है, इसमें आपका सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आपको एसआई में कन्वर्ट करना है, जो कि आपका केल्विन में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए हैं। तो ये कितना हो गया 300 केल्विन। आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए, रिवर्सिबल हीट इंजन। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया टीएच का वैल्यू जो कि आपका हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर मींस सोर्स का टेम्परेचर। तो यहाँ से टीएच का वैल्यू आ गया 333.3 केल्विन। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस करना पड़ा, जो कि आपका कितना आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। और आपका ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए पूछा गया है की के बारे में। तो की का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है जो शाफ्ट और हब का अरेंजमेंट में हम लोग जो जॉइंट करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की यूज करते हैं। डिफरेंट तरह का हम लोग की को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली एडजस्टेबल की, ऐसा कौन सा की है जिसको आप एडजस्टेबल कर सकते हैं और वे आपका सिलेंड्रिकल डिस्क का फॉर्म पे होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, वुडरफ की। जो वुडरफ की है उसका डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं, वुडरफ की का अगर डायग्राम देखते हैं तो ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म पे रहता है। तो इस की को हम लोग क्या बोल देते हैं, वुडरफ की, वुडरफ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुडरफ की। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप मूव करते हैं। ये आपको पूछा गया है सिलेंडर, आपका थिन सिलेंडर दिया हुआ है और आपको हुक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का टर्म्स आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हुक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वैल्यू आपका थिन सिलेंडर के लिए कितना होता है। अगर थिन सिलेंडर के लिए हुक स्ट्रेस अगर देखते हैं सिग्मा एच से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं PD बाई 2T। तो ये हुक स्ट्रेस क्या है, सपोज हम लोग सिलेंडर एक ड्रॉ किए हैं, इस सिलेंडर में सर्टेन अमाउंट का गैस भरा हुआ है, उसका इंटरनल प्रेशर P है, D इसका डायमीटर है, T आपका थिकनेस है। तो हुक स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, PD बाई 2T। और वही अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर निकालना रहेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएंगे, PD बाई 4T। ये थिन सिलेंडर के लिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है थिन सिलेंडर का।
तो अब यहाँ से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। जो सिग्मा एच है, हुक्स स्ट्रेस इज ट्वाइस एच लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जब हुक्स स्ट्रेस जब डेवलप होगा, उसका रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होगा? वो आपका डायमीटर को इंक्रीज करना चाहेगा हुक्स स्ट्रेस, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है सिलेंडर का लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक सिलेंडर का, इन विच ऑफ द थिन सिलेंडर, इन केस ऑफ थिन सिलेंडर विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, द हुक्स स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका हुक्स स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस है वो आपका क्या टेंसाइल नेचर का होता है, वो बाहर की ओर एक्सपेंड कराना चाहता है सिलेंडर को, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसी वजह से आपका ये आंसर तो गलत हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन की ओर हम लोग जाते हैं, द रेशियो ऑफ हुक्स स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर थिन सिलेंडर इज हाफ। क्या वो हाफ है? आपका ट्वाइस है। दोनों का रेशियो अगर देखते हैं, हुक्स स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का अगर रेशियो देखते हैं तो ये आपका कितना आ रहा है? ट्वाइस आ रहा है, बट आपको ऑप्शन में दिया हुआ है हाफ, जो कि गलत है। अब हम लोग ऑप्शन सी की ओर मूव करते हैं। आपका शियर स्ट्रेस के बारे में पूछा है, तो शियर स्ट्रेस आपका अगर देखते हैं, आपका थिन सिलेंडर दिया हुआ है और यहाँ पे थिन सिलेंडर स्फीयर के बारे में बात किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे थिन सिलेंडर का स्ट्रेस अगर देखते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? PD/40 आएगा, क्योंकि आपको पता है टॉ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब यहाँ पे आप देखिए टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 का वैल्यू आपको पता है, जो कि हुक्स स्ट्रेस है, PD/2T माइनस PD/40/2। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? PD/40 आ रहा है। और आपका याद रखिए, जो स्फीयर का अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्फीयर में सिग्मा H इज इक्वल टू सिग्मा L इज इक्वल टू PD, ये दोनों क्या होता है? दोनों आपका बराबर हो जाता है, सिग्मा H और सिग्मा L। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकालते हैं? जो आपका शियर स्ट्रेस है इन केस ऑफ सिलेंडर आपका ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों चूंकि बराबर है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो चुका है। अब आप देखिए द डिजाइन, ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है, द डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज बेस्ड अपॉन हुक स्ट्रेस, जो कि बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जो डिजाइन हम लोग करेंगे, डिजाइन फॉर कॉस्ट होता है, मतलब जो डिजाइन हम लोग कोई भी चीज का करते हैं तो आप मैक्सिमम सेफ कंडीशन को लेके आप चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम हुक स्ट्रेस का वैल्यू आपका कितना है? PD/2T। तो हम लोग जो डिजाइन करेंगे सिलेंडर का वो आपका किसके बेसिस पे करेंगे? हुक स्ट्रेस का बेसिस पे करेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आपका एक पूछा गया इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो इसका हम लोग डायग्रामेटिकली अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पीवी डायग्राम यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम का आपको इंथैल्पी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट होता है। इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। ये आपका इंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पूछा गया है सुपर हीटेड वेपर। इस रीजन में आपका क्या है? लिक्विड प्लस वेपर है, इधर वेपर है, इधर आपका कंप्रेस्ड लिक्विड रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सुपर हीटेड यानी कि ये आपका सैचुरेटेड स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम, इधर हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड। अब बीच में क्या होगा? लिक्विड प्लस वेपर होगा। अब हमें पूछा गया है इस पर्टिकुलर स्टीम का इंथैल्पी पूछा गया है, जो कि आपका इस कर्व के इधर होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया हुआ है सुपर हीटेड। सुपर हीटेड होने के लिए एक्चुअल में उसके पास इंथैल्पी कितना है? यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस, इस सैचुरेटेड के लिए इंथैल्पी इसके पास कितना है? Hg है। अब हमको यहाँ का इंथैल्पी पूछा जा रहा है,
तो इसको ये अभी हम टीएस डायग्राम पीवी डायग्राम में प्लॉट किए हैं। अब इसको हम लोग टीएस डायग्राम में अगर प्लॉट कर देते हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में आपको पूछा गया यहाँ का जो स्ट्रीम है उसका इंथैल्पी के बारे में पूछा गया है, ये स्ट्रीम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको टी सैचुरेटेड टेम्परेचर कहा जाता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम लोग बोल देते हैं टी सुपर हीटेड। अब आप यहाँ पे देखिए नेट इंथैल्पी क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, इसके पास ऑलरेडी इंथैल्पी है यहाँ तक कितना है, एच जी हो गया, एच जी। आपको पता है हीट का इक्वेशन क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ से H इक्वल टू एच जी प्लस पर यूनिट मास बेसिस पे अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी टी सुपर हीटेड माइनस टी सेट, ये हो रहा है। तो ये आप देखिए ऑप्शन नंबर, तो यानी कि यहाँ पे H सुपर हीटेड इज इक्वल टू क्या हो गया, एच जी प्लस सी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सेट। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मिलता जुलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन फ्लो वर्क ऑफ एनर्जी इन अ स्टेडी फ्लो सिस्टम वेयर व्हेन स्टेट चेंज फ्रॉम स्टेट 1 to 2। आपको पूछा जा रहा है फ्लो वर्क ऑफ एनर्जी इन स्टेडी फ्लो सिस्टम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेडी फ्लो सिस्टम। स्टेडी फ्लो सिस्टम कहने का अर्थ क्या हुआ, ये आपका ओपन सिस्टम बोल दिया है। वहां पे आपका क्या हो रहा है, फ्लो वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो पहले अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, तो क्लोज सिस्टम के लिए आपको पता है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स अस द वर्क डन। W अगर मान लेते हैं सिस्टम आपका स्टेट 1 से स्टेट 2 हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस दौरान वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2। ये आपका क्लोज सिस्टम के बारे में बताया गया है। बट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फ्लो वर्क ऑफ एनर्जी इन स्टेडी फ्लो सिस्टम। आपको स्टेडी फ्लो सिस्टम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये जो एरिया होता है ये एरिया आपको बताता है फ्लो वर्क। तो ये फ्लो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W1 to 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी। प्रेशर 1 से प्रेशर 2 आपका चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें अगर हम लोग देखते हैं देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे एक टर्म छूटा हुआ है जो कि आपका इक्वल्स टू V1 डॉट टी लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में वहां पे क्या होगा, W1 to 2 विल बी इक्वल टू V डेल्टा पी, V1 डेल्टा पी। क्यों डेल्टा पी, क्योंकि V आपका इनिशियली हम लोग कांस्टेंट कर लिए हैं और चेंज इन क्या हो रहा है, डीपी मीन्स चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा, वहां पे मिसप्रिंट किया हुआ है थोड़ा सा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑटो साइकिल के बारे में पूछा गया है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ऑटो साइकिल क्या है, और एक टर्म वहां पे दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑटो साइकिल। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम हम लोग बनाए हुए हैं, प्लॉट किए हुए हैं।
ऑटो साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं 1 - 1/r⁻⁻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 ⁻
तो ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये आपका वॉल्यूम का रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू आपका, देखिए यहां से यहां तक का वॉल्यूम कितना है, ये जो एक्स्ट्रा यहां से जो V1 का वैल्यू यहां पे अगर ले लेते हैं, V2 हो गया, ये आपका V1 हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम रहता है उस वॉल्यूम को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ये आपका 1 से 2 क्या बोल देंगे, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाय V2, ये आपका क्या होता है कंप्रेशन रेशियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग VC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको VS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS प्लस VC लिख सकते हैं, जो कि आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, डिवाइडेड बाय V2 को, ये आपका V2 है, V2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से क्लियरेंस वॉल्यूम, VC से रिप्रेजेंट कर दिए। तो R का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, VS बाई VC प्लस 1 बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कंप्रेशन रेशियो। और आपको पता है यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का टर्म पे अगर एफिशिएंसी को देखा जाए ऑटो साइकिल का केस में, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। ये गामा को हम लोग क्या बोल देते हैं, गामा इज इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स। अब यहां से आप देख सकते हैं अगर आप कंप्रेशन रेशियो को अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो आपका नो डाउट एफिशिएंसी आपका क्या होगा, राइज होगा। इफ R इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स अगर आपका कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी भी आपका बढ़ेगा। बट इसका सर्टेन लिमिटेशंस है, ये पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। अगर R को अगर इंक्रीज करेंगे, कंप्रेशन रेशियो को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर भी आप क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। और आपको पता है अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग राइज करते हैं तो वहां पे प्री इग्निशन हो जाएगा। प्री इग्निशन अगर होता है तो वे प्री इग्निशन के कारण क्या होता है, आपका नॉकिंग टेंडेंसी डेवलप होता है। तो आंसर में आपका देखिए क्वेश्चन में है, इफ द कंप्रेशन रेशियो इज हाई इन ऑटो साइकिल द डिफेक्ट कॉज इज, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, तो डिफेक्ट क्या हो जा रहा है आपका, प्री इग्निशन हो रहा है। और प्री इग्निशन के कारण क्या हो रहा है, नॉकिंग हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग एजम्पशन इन कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन आप देखिए, स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द अकाउंट ऑफ मैकेनिकल हीट ट्रांसफर इज, नो अकाउंट ऑफ द मैकेनिकल हीट ट्रांसफर इज कंसिडर्ड, तो ये भी सही है। आप अकाउंट हीट ट्रांसफर का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी अगर देखते हैं तो आपका लिखा हुआ है गैस डिसोसिएट एट हाई टेम्परेचर, जो कि आपका एयर स्टैंडर्ड से आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग पहुंचते हैं रैनकाइन साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन द रैनकाइन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे हम लोग रैनकाइन साइकिल क्या होता है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट में रैनकाइन साइकिल का यूज किया जाता है। तो उसका हम लोग डायग्राम पहले देखते हैं रैनकाइन साइकिल का।
रैनकाइन साइकिल का टीएस प्लॉट हम लोग पहले देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन रैनकाइन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड है, आपको थर्मल एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय क्यू इनपुट, कितना आप हीट एडिशन कर रहे हैं। तो इस डायग्राम के जरिए अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये 1 to 2 में आपका क्या है, टरबाइन है, स्टीम टरबाइन यहाँ पे बोलती है हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे 2 से 3 क्या लगा रहा था, ये कंडेंसर है जो कि आपका हीट रिजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये आपका पंप है, 3 to 4 क्या हो रहा है, पंप वर्क हो रहा है। अब 4 से 1 क्या आ रहा है, आपका हीट एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, बॉयलर में। तो आपको पूछा है एफिशिएंसी के बारे में, जो कि पता है आपको एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय क्यू इनपुट। वर्क आउटपुट आपको कहां से मिल रहा है, ये स्टीम टरबाइन से आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। क्यू इनपुट आप कहां पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर में आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में बोला गया था रेशियो ऑफ शाफ्ट वर्क टू द हीट सप्लाइड इन अ बॉयलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।